नमस्कार छात्रों, आज हम यहाँ पर सामान्य हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है क्रिया पक्ष। काफ़ी सारे छात्रों ने इस टॉपिक के लिए डिमांड की थी, तो आज मैं आप लोगों को यही पढ़ाने वाली हूँ। पर इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो क्रिया पक्ष हमारा टॉपिक है, ये किन किन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, या हम जो आज क्लास पढ़ने वाले हैं ये हमारे किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, ये बात एक ही है। तो इन दोनों चीज़ों को, यानी इस बात को मैं आप लोगों को पहले समझाती हूँ। आप में से बहुत सारे छात्र ये पूछते रहते हैं कि आप जो पढ़ा रही हैं मैम, ये किसके लिए सही है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं यहाँ बताती हूँ, आप चाहे उत्तर प्रदेश के हैं तो भी, और उत्तर प्रदेश में होने वाली जितनी भी परीक्षा हैं आपकी, उन सब के लिए, मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिए, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इन सब जो हमारे उत्तर भारत के, यानी इसमें उत्तराखंड भी आ जाएगा, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो जो उत्तर भारत के हमारे 9 स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सामान्य हिंदी। उन सभी एग्ज़ाम में ये हमारे टॉपिक, जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे, वो सारे टॉपिक वहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें परीक्षाओं की, तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं हैं आपकी, जो जॉब के लिए आप परीक्षा देते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, अगर उनमें सामान्य हिंदी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, जैसे मान लो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया पक्ष, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में क्रिया पक्ष पूछा जाता है तो जो यहाँ मैं बता रही हूँ वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसी तरह से चाहे वो आपकी टेट की परीक्षा हो, नेट की हो, या और भी कोई, सिर्फ आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपकी परीक्षा में जो पूछा जा रहा है उस सब्जेक्ट में क्या वो सब्जेक्ट सामान्य हिंदी लिखा हुआ है। अगर सामान्य हिंदी लिखा हुआ है तो, और वो सब्जेक्ट के साथ जब आपको सिलेबस दिया जाता है और उस सिलेबस में अगर टॉपिक का नाम दिया है तो भी ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलिए शुरू करते हैं इस पॉइंट को। ये यहाँ पे हमारा पॉइंट है क्रिया पक्ष। क्रिया पक्ष एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारे छात्र अक्सर घबरा जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ भाव से समझना है। यहाँ बताना चाहूँगी, जैसे आप पढ़ते हैं क्रिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्रिया के भेद बहुत सारे आते हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। जब हम ये क्रिया पढ़ते हैं तो क्रिया के बाद हम एक टॉपिक पढ़ते हैं काल। ये काल क्या होता है? ये काल क्रिया का, यानी हम जो ये काल पढ़ते हैं, काल का अर्थ यहाँ पे समय से ही है। तो हम जानते हैं कि ये जो काल है ये क्या है? ये क्रिया का समय है। यानी जब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उस वाक्य में जो हमारी क्रिया हो रही है वो किस समय में हुई है? बीते हुए समय में हुई है, या आने वाले समय में होगी, या फिर इस समय हो रही है जो अभी चल रहा है। तो वो जो समय को बताता है, जो क्रिया का भेद समय को बताता है, तो हम उसको काल में पढ़ते हैं। इसी तरह से हम क्रिया का पक्ष, यानी यहाँ पर जो दिया है क्रिया का पक्ष, तो क्रिया का पक्ष जिस प्रकार से क्रिया का काल होता है, इसी तरह से क्रिया का एक पक्ष होता है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे। तो ये क्रिया का पक्ष क्या है? अब इस क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रकृति का पता चले, या कहें क्रिया के मनोवृत्ति का पता चले, तो यही चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे क्रिया की प्रकृति कैसी और मनोवृत्ति, तो वही उसी आधार पर वो क्या कहलाता है? क्रिया का पक्ष कहलाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जिस प्रकार से हम क्रिया का काल पढ़ते हैं उसी प्रकार से ये जो पक्ष है ये क्रिया का एक पक्ष है। और ये पक्ष हमें क्या बताता है? जैसे हम इसकी परिभाषा पे अगर ध्यान दें तो यहाँ देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रिया, ठीक है, क्रिया की प्रक्रिया। अब आपको ना शब्द को समझना है। आपकी परिभाषा में ही वो चीज़ लिखी होती है। अगर आपने परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाती है। तो क्रिया की प्रक्रिया, अब ये बात जानना है कि ये प्रक्रिया किस बारे में बात कर रहा है। तो अर्थात क्रिया का व्यापार। अब ये भी ऐसा शब्द आ गया कि जो हमें नहीं समझ में आता, यानी आपको किताबों में ये जो हमारी क्रिया पक्ष है, ये या तो क्रिया की प्रक्रिया या क्रिया का व्यापार, ऐसा शब्द देकर आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। हमें नहीं समझ में आता कि अब क्रिया की प्रक्रिया क्या और इसके व्यापार क्या, तो इसे समझने की कोशिश करो। ब्रैकेट में दिया है पहलू, स्वरूप, भाव या प्रकृति। किसी भी नाम से आप जानिए, जिस नाम से आप इसका सेंस समझ सकते हैं, जिस चीज़ से,
यानी क्रिया का पहलू क्या है, क्रिया का स्वरूप क्या है, क्रिया का भाव क्या है जो बता रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति और उस भाव को आपको समझना है, उसका बोध जिस से होता है, जिस प्रकार से होता है, तो हम उसी को क्रिया का पक्ष कहते हैं। अब जब हम क्रिया पक्ष की बात करते हैं, इसके भेद की, तो हम कहते हैं इसके प्रमुख 5 पक्ष हैं, यानी 5 पक्ष हमने दिए। और इसके 5 पक्ष कौन कौन से हैं यहाँ दिए हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है क्रिया पक्ष से, सबसे पहले उस बात को समझते हैं। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, आपको कोई वाक्य दिया होता है और वाक्य देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में क्रिया का कौन सा पक्ष है, और आपको इन 5 में से कोई 4 ऑप्शन उठा के दे दिए जाते हैं। आपको उसे समझना होता है, बताना होता है कि इनमें से कौन सा पक्ष इस वाक्य में दिया है। तो हम उसी चीज को समझेंगे यहाँ पर। अब इस बात को आपको ऐसे समझना है कि ये 1 से 5 तक जो प्रकार दिए हैं, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका भाव होगा, यानी हम इनके नाम से ही उस चीज को समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें 5 पक्ष हैं, तो आरंभ द्योतक पक्ष, पूर्णता द्योतक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष। अब सातत्य बोधक या फिर इसको दूसरा नाम दिया गया है प्रगति द्योतक पक्ष। ठीक है, स्थिति द्योतक पक्ष। अब ये 5 प्रकार, और चौथा इसमें जैसे नित्यता द्योतक पक्ष। ये 4-5 प्रकार हमारे दिए हैं। इनको एक एक करके पढ़ते हैं वाक्य प्रयोग से कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने यहाँ पर आरंभ द्योतक पक्ष। आरंभ द्योतक नाम से सीखना है आपको। आरंभ, आरंभ का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत। कहने का मतलब यह है कि जब आपको किसी वाक्य में किसी शब्द की शुरुआत होती हुई नजर आए, या आपको ऐसा भाव मालूम हो कि इस वाक्य में जो क्रिया है ना वो अब शुरू कर दी गई है, अब वो शुरू होने लगी है, तो वहां पर ही भाव हमारा क्या आएगा, वो आरंभ द्योतक पक्ष कहलाएगा क्रिया का। परिभाषा भी क्या कहती है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ द्योतक पक्ष कहते हैं। उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, जैसे दिया है कि दीपक अब दौड़ने लगा है। जैसे ही आप इस वाक्य को पढ़ते हैं, आपके मन में भाव आता है कि उसने ये काम क्या कर दिया है, अब शुरू कर दिया है। दीपांशु अब किताब पढ़ने लगा है, तो यहाँ पर पढ़ने लगा है, किताब पढ़ने का काम क्या हो गया, शुरू हो गया। बच्चा स्कूल जाने लगा था। अब देखो यहाँ पे हमने इन दोनों वाक्यों में देखा, ये तो वर्तमान समय को बता रहा है, लेकिन अब हम यहाँ देखें बच्चा स्कूल जाने लगा था, ये किसको बता रहा है, भूतकाल को बता रहा है। लेकिन भूतकाल में भी क्रिया का पक्ष कौन सा है, तो क्रिया का पक्ष की उस समय जब भी ये काम हुआ होगा, जब भी ये क्रिया हुई होगी, उस समय काम जो है वो क्या हो गया था, शुरू हो गया था। नेक्स्ट वाक्य आपका दिया है कि रवि कल से हिंदी पढ़ना शुरू करेगा। अब काम क्या होगा, काम तो होना है, आने वाले समय में शुरू होना है, लेकिन हम क्रिया का पक्ष अगर इसमें देखें तो क्या है, काम आरंभ हो जाएगा, आरंभ होने का दिखा रहा है, तो क्रिया का कौन सा पक्ष होगा, आरंभ द्योतक पक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें पहचान सकते हैं क्रिया का चाहे कोई सा भी भेद हो, काल का कोई सा भी भेद हो, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो भविष्य काल हो, चाहे भूतकाल हो, आप आसानी से पहचान सकते हैं। जिस वाक्य का भाव आपको शुरू होता हुआ दिखाई देगा, आरंभ द्योतक कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नंबर 2 कहता है पूर्णता द्योतक पक्ष। अब पूर्णता द्योतक आप इसी से समझते हैं, जो पूर्णता को बताता है। परिभाषा क्या कहती है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूरी तरह समाप्त हो जाने के बारे में पता चले, यानी बोध होता है, उसे पूर्णता द्योतक पक्ष कहते हैं। यानी क्रिया का पूरी तरह से हो जाना आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे इसमें वाक्य का प्रयोग करके, वाक्य यहाँ पर देखते हैं। पहला, वह क्रिकेट खेल चुका है। खेलने का काम क्या हो गया, फिनिश हो चुका है, समाप्त हो गया है, कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। उसने मेरे घर पहुंचने से पहले खाना खा लिया था। उसने मेरे घर पहुंचने से पहले ही खाना खा लिया था, क्रिया क्या हुई, समाप्त हो चुकी है। सारिका ने वह पत्र पढ़ लिया है, काम समाप्त हो गया, यानी पत्र पढ़ लिया गया। शिक्षक ने कल ही पूरी किताब पढ़ा दी थी, काम क्या हुआ,
समाप्त हो चुका है। तो इसमें चाहे आपका वर्तमान है, चाहे फिर आपका भूतकाल है, जो भी यहाँ पे दिया है, काम क्या है, समाप्त हो चुका है। अब ये भी ध्यान रखना है, पूर्णता द्योतक पक्ष जो है ये आपका, इसके उदाहरण जो आपको देखने को मिलते हैं या तो आपको पूर्ण वर्तमान काल के मिलेंगे या फिर भूतकाल के मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें पहचान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है नंबर 3। ये कहता है सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष, दो नामों से इसको पुकार सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहती है, क्रिया हमारी कहती है कि क्रिया जिस रूप से क्रिया का लगातार यानी लगातार चालू रहना दिखाई दे। लगातार आप समझ सकते हैं, ये शब्द भी जो बना है ना सातत्य, ये किससे बना है, ये सतत से बना है। शब्द क्या है, सतत। सतत में क्या जोड़ दिया, या प्रत्यय जोड़ दिया। या प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया, सातत्य बन गया। सतत का मतलब होता है लगातार। सतत शब्द का क्या अर्थ होता है, लगातार। तो आपको इससे याद रहेगा और इससे आपको कभी इसमें भूल नहीं होगी। और प्रगति शब्द का भी मतलब आप समझते हैं, जिसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, प्रगति द्योतक दिखाता है। अब देखो इसमें उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे शब्द दिया है सुनीता अच्छा गा रही है, तो काम क्या है आपका, लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गा रही है, अच्छा गा रही है, ठीक है। ऐसे ही निखिल उन दिनों बहुत खेल रहा था, तो काम उस समय क्या था, चालू था, लगातार चल रहा था। उन दिनों बहुत खेल रहा था निखिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। जैसे अगला पॉइंट है, आशीष आजकल कॉलेज जा रहा है। आशीष आजकल कॉलेज जा रहा है, काम क्या है, काम का लगातार होना यहाँ पाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें दिखाता है, जैसे देखिए हम, और सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही थी। सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही थी, इसमें क्या है, काम की प्रगति दिखाई जा रही है, बढ़ती जा रही है, निरंतर लगातार होता जा रहा है। भारत की नदियां सूखती जा रही हैं, लगातार काम होता जा रहा है, प्रगति होती जा रही है उस काम में। शहर में भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, काम क्या हो रहा है, लगातार होता जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी हम कितने भी उदाहरण लें, बहुत सारे उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने कई सारे उदाहरण लेके आपको समझाया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट नंबर 4 कहता है नित्यता द्योतक पक्ष। अब नित्यता द्योतक पक्ष का मतलब क्या होता है, इसको समझना है आपको। हमारी परिभाषा क्या कहती है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के नित्य होते रहने का बोध हो अथवा सदा बने रहने का बोध हो। अब यही तो है आपका कीवर्ड, यानी यहीं से आपको चीजें समझनी है। इसने कहा है कि क्रिया का हमें नित्य होते रहने का या सदा होते रहने का। तो आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ चीजें हमारी सार्वभौमिक सत्य जो होती हैं चीजें, वैसी चीजों के बारे में हम बात करें, या जो काम हमारा हमेशा होना है, नित्य होना है, हर रोज प्रत्येक दिन होना है, वैसे काम का बोध हमें जहाँ पे भी होगा, तो क्रिया का कौन सा पक्ष कहलाएगा, नित्यता द्योतक पक्ष कहलाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब आपको पता है हमारे पैदा होने से भी पहले लगा रही थी, हमारे पैदा होने के बाद भी लगा रही है, और हमारे चले जाने के बाद भी लगाएगी, रुकेगी नहीं, लगातार ये काम क्या है, हमेशा बना रहेगा। तो ये वाक्य हमारा क्या दिखाएगा, क्रिया का नित्यता द्योतक पक्ष। जैसे सूरज पूर्व में निकलता है, हमेशा निकलता रहा था, निकलता है, निकलता रहेगा, ठीक है, नित्यता द्योतक पक्ष। मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ा करता था। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे कि मैं बचपन में चढ़ा करता था, अब तो नहीं चढ़ रहा हूँ, अब तो ये काम नहीं हो रहा। लेकिन हम जब की बात कर रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो बीते हुए समय की जब हम बात कर रहे हैं, उस समय ये काम रोज होता था, मेरी आदत थी पेड़ पे चढ़ने की, है ना। तो ये आदत थी, उस समय रोज होता रहता था, बीते हुए समय का है। तो क्रिया हमारी कहाँ है, भूतकाल में है, लेकिन काम का क्या दिखा रहा है, नित्यता, इसमें काम नित्य होना दिखा रहा है। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है, अब ये काम तो हमेशा ही होता है जब तक बच्चा छोटा होता है। अब ये नहीं कि आप कहें कि नहीं अब तो मेरी माँ बचपन में नहलाती थी, अब मैं बड़ा हो गया अब तो नहीं कर रही है। तो माँ, जब तक माँ के लिए बच्चा बच्चा होता है तो माँ उसको नहलाती है, ये काम क्या है, ये हमेशा नित्य होता है, ये रोज हो रहा है उसके लिए। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इसमें क्या है, नित्यता द्योतक पक्ष है।
अगला पॉइंट इसका देखते हैं। अगला पॉइंट हमें यहाँ पे बताता है नंबर 5, स्थिति द्योतक पक्ष। या तो हम इसे स्थिति द्योतक पक्ष का नाम दें या हम इसे स्थित्य बोधक कह सकते हैं, दोनों ही मतलब स्थिति को दिखाने वाला। तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया की स्थिति अथवा अवस्था का बोध होता है, उसकी क्या अवस्था है, उसकी स्थिति क्या है, इस चीज का जहाँ बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? स्थिति द्योतक पक्ष हमारा कहलाता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं, यानी स्थिति दिखानी है, उसकी अवस्था दिखानी है हमें क्रिया के उस रूप से। तो यहाँ देखते हैं कि वह एक वकील है। ये क्या है? उसकी स्थिति है, उसकी अवस्था है। कौन है वह? वकील है। ठीक है। दूसरा हमारा उदाहरण है, कंप्यूटर मेज पर रखा है। उसकी स्थिति कहाँ है? कंप्यूटर की स्थिति कहाँ है? मेज पर रखा हुआ है। इस स्थिति को बता रहा है। मेरी किताब बैग में रखी हैं, तो मेरी किताबों की स्थिति को बता रहा है कि मेरी किताबें कहाँ हैं? बैग में रखी हुई हैं। तो रखा होना, ठीक है, और वकील होना है, वह वकील है, वह डॉक्टर है, वह प्रधानमंत्री है, वह राष्ट्रपति है। इस तरह से जब हम किसी की पोजीशन को दिखाते हैं, या वह मोहन है, हम अगर ऐसे ही बोलें कि वह मोहन है, वह सुरेश है, वह रमेश है, वह एक शिक्षक है, वह एक छात्र है, अगर हम इस तरह से बोलते हैं, वो उसकी अवस्था को दिखा रहा है, उसकी स्थिति को। तो वो सारे हमारे शब्द किसके अंदर आएंगे? स्थिति द्योतक क्रिया का पक्ष कहलाएगा। तो क्रिया के पक्ष बहुत आसान हैं, आपने इनको समझा। जल्दी से एक बार इनकी शॉर्ट ट्रिक आप देखिए कि कैसे आप इनको समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखे 5 प्रकार के हमारे पक्ष होते हैं। क्या है? इनमें कुछ भी नहीं है, ये हमें डराते हैं बस। आपको इनको पकड़ के रखना है इनके नाम से। आरंभ द्योतक पक्ष, क्रिया का वह पक्ष जो क्रिया के शुरुआत को दिखाता है। पूर्णता द्योतक पक्ष, क्रिया का वह पक्ष जो क्रिया की पूर्णता को दिखाता है। सातत्य बोधक, सातत्य मैंने बताया, सतत मतलब लगातार, जो क्रिया के लगातार होते रहने को दिखाता है। ठीक है। नित्य द्योतक, ये क्रिया का वैसा पक्ष जो क्रिया के नित्य होते रहने को दिखाता है कि वो हमेशा रहेगी, यानी शाश्वत है, हमेशा होने वाली। और स्थिति द्योतक जो क्रिया की स्थिति को दिखा रहा है कि क्रिया किस अवस्था में है, यानी उसकी अवस्था को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया क्रिया पक्ष ये आपने। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जानते हैं ना हमारा उद्देश्य क्या है? हम लोगों का उद्देश्य है हिंदुस्तान के हर बच्चे को हिंदी में इंटरेस्ट जगाना। तो मेरे इस उद्देश्य के साथ आप अपना काम भी ज़रूर करिए। और आपका काम क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सब लोगों को मिलती रहे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।